नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की नदियों से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे गंगा नदी और मेरे साथ काफी विस्तार पूर्वक गंगा नदी को समझेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, इसके बाद आपको गंगा नदी को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ हिमालय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बृहद हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं और बृहद हिमालय के पश्चिमी भाग में अगर विस्तार कहें तो 3 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख या जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में बृहद हिमालय से बड़े बड़े ग्लेशियरों से कई नदियां निकलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी अगर बात की जाए तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी, जिसका उत्तराखंड में नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगा नदी का पूर्ववर्ती नाम है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप कि उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में है, जहां से गंगोत्री के गोमुख हिमनद, कौन सा हिमनद? गोमुख हिमनद। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं गंगा नदी की उत्पत्ति किस हिमनद से हुई है, तो गोमुख हिमनद, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो इसे गंगा नदी का पूर्ववर्ती नाम है, क्या नाम है? भागीरथी। और इसे किस राज्य में कहा जाता है भागीरथी? तो उत्तराखंड में। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा नदी को किस राज्य में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हालांकि भागीरथी गंगा नदी को 2 राज्यों में कहा जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी कहा जाता है गंगा नदी को, लेकिन वहां पे भागीरथी जो है गंगा नदी की क्षिप्रिका है, गंगा नदी से निकलने वाली एक वितरिका है, गंगा नदी की एक भाग है, जो कि कई भागों में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बढ़ जाती है, तो उसी का एक भाग है जिसे पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। हम लोग उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। उत्तराखंड के पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं और गढ़वाल से ही ये सारी नदियां निकलती है। गढ़वाल में ही एक पर्वत है जिसे बद्रीनाथ कहते हैं और बद्रीनाथ के पास सतोपंथीमानी है। सतोपंथीमानी से 2 दिशाओं में से 2 नदियां निकलती हैं। एक धौली गंगा निकलती है पश्चिमी भाग से और विष्णु गंगा निकलती है पूर्वी भाग से। धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलते हैं और एक प्रयाग, जहां पे 2 नदियां मिलते हैं एक दूसरे से, तो उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और जब धौली गंगा और विष्णु गंगा एक दूसरे से मिलते हैं तो उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा गया है। देखिए, मैं यहां पे दिखाया हूं। और जो संयुक्त धारा है उस धारा को अलकनंदा कहा गया है। अलकनंदा, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा नदी का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से हुआ है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां से निकलते हैं? तो सतोपंथीमानी, बद्रीनाथ चोटी के सतोपंथीमानी से। ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ के आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण हुआ है। अलकनंदा नदी काफी गहरी और बड़ी नदी है। अलकनंदा नदी से नंदप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। हालांकि इसे नंदका नदी भी कहते हैं। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन 2 नदियों के संगम से नंदप्रयाग का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अलकनंदा और नंदाकिनी या नंदका नदी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहां पे मिलते हैं? तो नंदप्रयाग में। ठीक है ना, याद रखेंगे। लेकिन अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से संयुक्त धारा जो है वो अलकनंदा ही कहलाता है। क्यों अलकनंदा कहलाता है? क्योंकि अलकनंदा एक बड़ी नदी है और बड़ी नदी में जब छोटी नदी मिलेगी तो नाम किसका होगा? बड़ा का नाम होगा, क्योंकि ये नदी उसके नाम को क्या कर रही है? तो अपने में समाहित कर ले रही है, उसको समाप्त कर दे रही है। तो जो नंदप्रयाग है, यहाँ पे नंदका नदी या नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है और दोनों की सम्मिलित धारा आगे बढ़ती है और आगे भी इस नदी का नाम रहता है अलकनंदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ने पे इससे एक पिंडार नदी आके मिलती है और पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस प्रयाग को कर्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक है, आप अभी बस नाम को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। मैं आपको कोडिंग से ये नाम को भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो अलकनंदा नदी से। देखिए, पिंडार नदी चाहे नंदाकिनी नदी, ये सारी नदी छोटी नदियां हैं और इन छोटी नदियों ने अलकनंदा को और गहरा और चौड़ा करने का काम किया है। तो
पिंडार नदी भी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा अलकनंदा ही कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए यहां पे उत्तराखंड में एक चोटी है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ चोटी के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। देखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये मंदाकिनी है और ये नंदाकिनी है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को नंदप्रयाग और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है ना, रुद्रप्रयाग के पास भी अलकनंदा नाम से ही ये नदी आगे बढ़ती है, क्योंकि अलकनंदा नदी काफी बड़ी नदी है और गहरी नदी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी बड़े लोग के संगठन में जाएंगे तो उन लोगों के संगठन के नाम से आप जाने जाएंगे, तो यहां पर भी वही हो रहा है। ठीक है, तो आगे ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहां पे देखिए उत्तर काशी से जो भागीरथी निकलती है, जिसे उत्तराखंड के लोग इसे ही गंगा नदी मानते हैं। तो भागीरथी निकलती है और ये भागीरथी नदी जाके अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तब इन दोनों की संयुक्त धारा जो है वो गंगा नदी कहलाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस स्थान पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं या गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं? तो देवप्रयाग में। ये सारे जो घटनाएं हैं वो किस राज्य में हो रही है? तो उत्तराखंड में हो रही है। ठीक है ना, तो यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पे हम लोगों ने उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में बात किया। कौन कौन से पंच प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको आप उत्तर से दक्षिण क्रमशः भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। अब इसको याद कैसे करेंगे? कंफ्यूजन है, सारे प्रयाग हैं और नाम को लेके कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, विष्णु के अवतार है कृष्ण। कृष्ण किसके नंद है? यशोदा के नंद है और उन्होंने अपने कानों में कुंडल पहन रखा है। ठीक है, तो कृष्ण यानी कि विष्णु यशोदा के नंद है और अपने कर्ण में कुंडल को धारण किया है और कुंडल के साथ साथ उन्होंने रुद्राक्ष भी धारण किया है। ठीक है, तो कर्ण के बाद रुद्र, गले में रुद्र पहना है। तो रुद्र पहनने के साथ ही उनका जो रूप हो जाता है वो हो जाता है देव का रूप। तो नीचे देव। ठीक है, क्या हो गया? फिर से समझिएगा, विष्णु यानी कि कृष्ण भगवान जो कि नंद है यशोदा के और उन्होंने अपने कानों में कुंडल के साथ साथ रुद्राक्ष धारण किया तो उनका रूप हो गया देव का। तो इसके साथ आप उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में उसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा दोस्तों, भागीरथी नदी ये भी एक बड़ी नदी है और भागीरथी नदी से यहां पे देखिए एक भिलांगना नदी आके मिलती है और जहां पे भागीरथी नदी भिलांगना नदी से मिलती है वहां पे एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम टिहरी बांध है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने गंगा नदी की उत्पत्ति, गंगा नदी से संबंधित जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि गंगा नदी का विस्तार किन किन राज्यों में है। यहां पे देखिए देवप्रयाग से गंगा नदी को गंगा नदी कहा गया है और यह ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में, हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में। और हरिद्वार जो है एक तराई प्रदेश का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां से गंगा नदी हरिद्वार में सबसे पहले मैदानों में उतरती है। कहां से होते हुए? देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी मैदानों में उतरती है। तो यहां तक आप समझ लीजिए। अब लिखेंगे आप कि गंगा नदी का विस्तार 5 राज्यों में है। गंगा नदी का विस्तार 5 राज्य में है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हालांकि झारखंड में गंगा नदी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज के साथ सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, आप इतना नोट कर लें। आगे हम लोग आइए गंगा नदी का विस्तार को देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने गंगा नदी की उत्पत्ति, उत्तराखंड के पंच प्रयाग इत्यादि के बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम लोग गंगा नदी के विस्तार को देखेंगे। गंगा नदी का विस्तार मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। हालांकि गंगा नदी अगर लंबाई देखा जाए, लंबाई वाले आंकड़े को अगर देखा जाए तो उससे पता चलता है कि गंगा नदी इन्हीं 4 राज्यों में है, लेकिन गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाती है। तो अगर विस्तार से बात की जाए तो गंगा नदी का विस्तार झारखंड में नहीं है। गंगा नदी का विस्तार मुख्य रूप से 4 ही राज्यों में है और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आइए हम गंगा नदी के विस्तार के बारे में बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्रों से सबसे पहले मैदान में हरिद्वार के पास उतरती है। हरिद्वार
एक मैदानी भाग है। हमने पढ़ा है मध्यवर्ती मैदान, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने बात किया था कि हरिद्वार जो है वो भाबर प्रदेश के अंतर्गत आता है, सॉरी तराई प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमने बताया था आपको कि हरिद्वार जो है वो तराई प्रदेश के अंतर्गत आता है और गंगा नदी सबसे पहले मैदान में हरिद्वार में उतरती है। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। दोस्तों, गंगा नदी उत्तराखंड में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए, उसके बाद गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मुगलसराय होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। देखिएगा, यहाँ पे जो नगर बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें एक नगर है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर है और एक गंगा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है ना? तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर कौन है? भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, सबसे प्रमुख नदी गंगा है, तो यह प्रश्न बनता है। तो आपका आंसर होगा कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक नगर है। ठीक है। इलाहाबाद में गंगा नदी से आके यमुना नदी मिलती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और यह गंगा के दक्षिणी तट पे आके इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद का अब जो नाम है वो प्रयागराज नाम हो गया। हमने आपको अभी बताया कि जहां पे दो नदियां एक दूसरे से मिलती है उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। चूंकि प्रयागों में यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे प्रयागराज कहा गया है। और प्रयागराज में किन दो नदियों का संगम होता है? तो गंगा नदी और यमुना नदी। हमने आपको बताया कि जो बड़ी नदी है वो छोटी नदी को अपदस्थ कर देती है, अपने में समाहित कर लेती है। तो यहां भी वही हो रहा है। कानपुर इलाहाबाद में क्या हो रहा है कि गंगा नदी यमुना नदी के जल को लेकर आगे बढ़ती है और यहां से यमुना नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी बनारस और मुगलसराय होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। एक प्रश्न यहां से यह भी उठता है कि बिहार में गंगा नदी सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में गंगा नदी बिहार में सबसे पहले प्रवेश करती है। बक्सर जिला के अंतर्गत चौसा नामक स्थान पे। आप चौसा का युद्ध पढ़े होंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि चौसा का युद्ध कब और किनके बीच से हुआ था। तो चौसा नामक स्थान पे गंगा नदी सबसे पहले बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद पटना, मुंगेर इत्यादि होते हुए वह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। हमने आपको बताया था कि हमने अब बोल दिया, ये मेरा मिस्टेक है, हमने बोल दिया कि गंगा नदी का विस्तार 5 राज्यों में है। हालांकि गंगा नदी का विस्तार 4 ही राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। जब गंगा नदी बिहार से आगे बढ़ती है तो यहां पे क्या होता है कि बिहार का सीमा झारखंड से लगा हुआ है। चूंकि झारखंड बिहार से ही अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो झारखंड का एक जिला है साहबगंज। साहबगंज के पास गंगा नदी जो है वो साहबगंज के साथ सीमा बनाती है और वहां पे बिहार और झारखंड की सीमा के रूप में काम करती है गंगा नदी। ठीक है ना? उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अगर बात किया जाए कि राज्यों में सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है 1450 किलोमीटर, बिहार में है 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में है 520 किलोमीटर। गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। वितरिका क्या होते हैं? तो नदी का जब ढाल मंद हो जाता है तो वो नदी के जल इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। तो यही तितर बितर जो है उसे वितरिका कहते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है तो गंगा नदी उत्तराखंड में पर्वतों में होती है। पर्वतों में क्या होता है कि पर्वत के ढाल के कारण नदियों का वेग काफी अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में, प्योर मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी की चौड़ाई सबसे अधिक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि पश्चिम बंगाल जो है वो समुद्र के नजदीक है, समुद्र के पास जाने से क्या होता है कि जो स्थल की ऊंचाई होती है वो मंद हो जाती है, उसका ढाल जो है मंद हो जाता है, जिसके कारण नदियां अपने कई रूपों में बंटने लगती है। तो उसी का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे गंगा नदी कई वितरिकाओं में विभक्त हो गई है। देखिए, ये जो उत्तर की ओर गया है उसे रूपनारायणी कहते हैं, जो दक्षिण की ओर गया है उसे हुगली कहते हैं और जो मुख्य धारा के रूप में आगे बढ़ा है उसे भागीरथी कहते हैं। हमने आपको बताया कि गंगा नदी को भागीरथी 2 राज्यों में कहा जाता है, उत्तराखंड में और एक पश्चिम बंगाल में। यही भागीरथी नदी गंगा नदी का प्रतिनिधित्व करते हुए फरक्का बांध के पास बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? पद्मा नदी बांग्लादेश में कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी। गंगा नदी आपको अगर पूछा जाए कि गंगा नदी का विस्तार जो है वो किन 2 देशों में है, तो आपका आंसर होगा इंडिया और बांग्लादेश। यहां पे देखिए, पद्मा नदी से आके
जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और ये एक दूसरे से ग्वालैंडो के पास मिलते हैं। ग्वालैंडो वह स्थान है जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पद्मा तथा जमुना नाम से एक दूसरे से मिलते हैं तथा दोनों की संयुक्त धारा जो है वो पद्मा ही कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र जो है या फिर जो नदी का चौड़ाई की बात की जाए तो इस क्षेत्र में गंगा नदी की चौड़ाई अधिक होगी, इसीलिए यही इसी नाम से आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है कि मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसे मेघना कहते हैं और यह पद्मा की सहायक है। आपसे पूछा जा सकता है, कई पुस्तकों में तो क्या दे दिया जाता है कि गंगा और पद्मा की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जबकि यह गलत है। गंगा और पद्मा की जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है आगे जाकर, जब तक उसे मेघना नदी न मिल जाए। मेघना नदी के मिलने के बाद क्या होता है कि संयुक्त धारा मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है।